अमेरिका और चीन, दो ऐसे देश जिनकी क्या दुश्मनी है के किस्से आप वर्ल्ड कहीं वॉर ना का कहीं नया न्यूज में सच। सुनते ही होंगे। और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद पूरी की पूरी दुनिया दहशत में है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच 2025 में भयंकर युद्ध हो सकता है। अमेरिकी वायुसेना के 4 स्टार जनरल माइक मिन्हान का ये कहना है कि उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों को इस जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर ये जंग हुई तो इससे पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन जीतेगा ये जंग और भारत होगा किसके साथ। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अमेरिका के वायुसेना के एक जनरल के एक दावे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अधिकारी का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच आने वाले 2 सालों में भयानक युद्ध हो सकता है। साथ ही में एनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने इसे लेकर एक मेमो भी भेजा है और इसमें कहा गया है कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच वॉर हो सकती है। आपको बता दें कि युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्मी के अधिकारियों को जंग की तैयारी करने के लिए अलर्ट भी कर दिया है। वीओ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस वायुसेना के जनरल माइक मिन्हान ने 27 जनवरी को अपने अधिकारियों को एक मेमो भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन अगले 2 सालों में चीन के साथ युद्ध में जा सकता है और इन सब में सबसे ज्यादा संभावना है कि ताइवान के मुद्दे पर जंग हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सेना को तैयार रहने को भी कहा है। वीओ न्यूज के मुताबिक इस दावे से जुड़े कुछ कथित दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इसके बाद पेंटागन ने भी इसकी पुष्टि की थी और मेमो में एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख मिन्हान ने कहा था कि आशा है कि मैं गलत हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है कि हम 2025 में जंग लड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना के जनरल माइक मिन्हान का कहना है कि 2024 में ताइवान और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस वजह से अमेरिका विचलित होगा और इस वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास ताइवान पर आगे बढ़ने का एक अवसर होगा। इस पर जनरल ने चीन की आशंकाओं का हवाला देते हुए कहा कि संभावित जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मिन्हान का कहना है कि चुनाव के माहौल की वजह से दोनों देशों में तल्खी रहेगी। ऐसे में चीन अपनी रणनीति को पूरा करने के लिए मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिका की स्पीकर 2022 में ताइवान के दौरे पर पहुंची थी। उनके दौरे पर चीन ने काफी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा जिसमें एक मजबूत, तैयार, एकीकृत और फुर्तीली ज्वाइंट फोर्स टीम भी शामिल हो। ये सैनिक ताइवान के अंदर किसी भी हमले को रोकने और दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने मेमो में जनरल मिन्हान ने फरवरी के महीने के दौरान सभी एयर मोबिलिटी कमांड के कर्मचारियों को 7 मीटर के लक्ष्य पर फायर करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी फाइटर पायलट और लड़ाकू सैनिक शॉट की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही जनरल ने सभी सैनिकों को अपने रिकॉर्ड और इमरजेंसी नंबर समेत दूसरी जानकारियां अपडेट करने को कहा है। हम आपको इससे पहले और कुछ बताएं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आने वाले सालों में ये जंग हुई तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी। तो दोस्तों, इस जंग के होने की सबसे बड़ी वजह है ताइवान। तो देखिए, चीन का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की सोवरेनिटी को मान्यता नहीं देते हैं। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे। दोस्तों, ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता रहे। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और सप्रभु राष्ट्र मानता रहे, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल होना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे बल का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। चीन और ताइवान के इस पेचीदा विवाद की कहानी शुरू होती है साल 1949 में। ये वो दौर था जब चीन में हुए गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंगतान पार्टी को हराया था। चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसैनिक ताकत ना के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समुद्र पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। कम्युनिस्टों से हार के बाद कामिंगतान ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कामिंगतान को ताइवान का नियंत्रण सौंपा। यह ट्रांसफर 2 संधियों के आधार पर हुआ और इस बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि जापान ने ताइवान किसको दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट सत्ता में थे और ताइवान में कामिंगतांग का शासन था। माओ का मानना था कि जीत जब उनकी हुई है तो ताइवान पर अधिकार उनका है।
जबकि कामिंगतांग का कहना था कि बेशक चीन के कुछ हिस्सों में उनकी हार हुई है, मगर वे ही आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से दो राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आई और वे दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगी। अब 1911 में कामिंगतांग ने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया था और 1950 तक यही नाम रहा, जिसके बाद 1959 में कामिंगतांग ने ताइवान में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि बेशक चीन के मुख्य हिस्से में हम हार गए हैं, फिर भी हम ही आधिकारिक रूप से चीन का नेतृत्व करते हैं, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए हमें मान्यता दी जाए। उधर माओ ने कहा कि हमें आधिकारिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने मांग उठाई कि देश का यह नाम कामिंगतांग का दिया हुआ है और वे ताइवान में जाकर खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और देश को नया नाम दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बाद से दोनों चाइना खुद को आधिकारिक चीन बताते रहे और इसी आधार पर विश्व समुदाय से मान्यता चाहते रहे। इस बीच दुनिया की सियासत भी तेजी से आगे बढ़ती रही थी। पहले ताइवान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा था और शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ था, मगर फिर हालात एकदम बदल गए। ताइवान के लिए 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटाना होगा। 1971 से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। बस तभी से ताइवान का पतन शुरू हो गया। अब देखिए दोस्तों, 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाश रहा था और उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान की महज 1 करोड़ के आसपास। ऐसे में अमेरिकी कॉर्पोरेट चाहते थे कि अमेरिका चीन को मान्यता दे, तो इस तरह से ताइवान यहाँ कमजोर पड़ गया। हालांकि इसका ताइवान को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा होने वाला था। आज स्थिति ऐसी है, लगभग 1.5 दर्जन छोटे छोटे देश चीन की आक्रामक कूटनीति के कारण ताइवान को पहचानने वाले देशों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 70 के दशक में अमेरिका के नेतृत्व में बहुत से देशों ने कम्युनिस्ट चीन से रिश्ते जोड़े और हमेशा से चीन की विदेश नीति में वन चाइना पॉलिसी अहम रही है। चीन किसी भी देश के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता है तो उम्मीद करता है कि सामने वाला देश माने कि वह एक ही चीन को मान्यता देता है और वह है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यही कारण है कि आज छोटे छोटे देश रह गए जो ताइवान को मान्यता देते हैं। तो दोस्तों, अब दोनों ही देशों को ताइवान चाहे, इसलिए ऐसा लगता है कि अगर आगे जाकर इन दोनों देशों का युद्ध होगा तो इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान होगी। तो दोस्तों, ये तो थी वजह कि अगर युद्ध होगा तो उसके पीछे वजह क्या होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन किस पर पड़ेगा भारी? चलिए हम आपको बताते हैं कौन पड़ेगा किस पे भारी। द सन यूके के मुताबिक अमेरिका के पास इस समय 13 लाख सैनिक हैं। वहीं चीन के पास इस समय 20 लाख सैनिक मौजूद हैं। वायुसेना की ताकत की बात करें तो यहाँ अमेरिका का पलड़ा भारी नजर आता है। अमेरिका के पास 13,300 युद्धक विमान है। इस तुलना में चीन कहीं न कहीं पीछे नजर आता है। चीन के पास मात्र 3,200 युद्धक विमान है। युद्धक टैंक की बात करें तो अमेरिका के पास 5,500 युद्धक टैंक फिलहाल है। वहीं चीन के पास 4,950 युद्धक टैंक है। दोनों देशों की समुद्री ताकतों की बात करें तो अमेरिका के पास 428 युद्धपोत है। इस मामले में चीन अमेरिका से थोड़ा आगे नजर आ रहा है। चीन के पास वर्तमान में 730 युद्धपोत है। परमाणु हथियारों की बात करें तो अमेरिका इस मामले में चीन से कहीं आगे नजर आता है। अमेरिका के पास फिलहाल 5,428 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन के पास मात्र 350 परमाणु हथियार हैं। चीन और अमेरिका के सैन्य ताकत पर खर्च की बात करें तो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर सालाना $858 बिलियन खर्च करता है। वहीं चीन सैन्य ताकत पर लगभग $261 बिलियन खर्च करता है। चीन की तुलना में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत पर 4 गुना ज्यादा खर्च करता है। हालांकि अमेरिका इन दिनों अपनी रक्षा बजट से रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को भी हथियार के साथ अन्य मदद भेज रहा है। वहीं ताइवान के लिए भी मदद का प्रावधान उसने अलग से किया है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अमेरिका ने चीन से लड़ने के लिए पहले से ही एक प्लान तैयार कर लिया है? क्या है वो सीक्रेट प्लान? चलिए बताते हैं आपको। ये प्लान साल 2020 में मरीन कोर कमांडर डेविड बर्गर ने लॉन्च किया था। प्लान का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ संभावित युद्ध की स्थिति में अमेरिका के मरीन सैनिकों को तैयार करना है और इन सैनिकों ने अब तक इराक और अफगानिस्तान जैसे काउंटर इमरजेंसी युद्ध में ही हिस्सा लिया है। इस योजना में मरीन सैनिकों को समुद्र के द्वीपों पर अलग अलग यूनिट के रूप में लड़ना सिखाया जाएगा। ये यूनिट छोटे तो होंगे लेकिन नए हथियारों की वजह से इनकी फायर पावर बहुत ज्यादा होगी। इस योजना का सबसे विवादास्पद हिस्सा है पैदल सैनिकों की संख्या में कटौती और टैंकों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना। अमेरिका का मरीन कोर यूएस नेवी का ही एक अंग है, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक अलग सर्विस के रूप में उभरा है। इसी कोर के सैनिकों ने इराक और अफगानिस्तान के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनता की नजर में मरीन कोर की साख बहुत कुछ दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। हॉलीवुड फिल्मों में भी अमेरिकी सेना की सर्विस
सर्विस पर कई फिल्में बनाई हैं। हाल ही में स्टीवन स्पिलबर्ग और टॉम हैंक्स ने द पैसिफिक नाम की एक सीरीज भी बनाई है, लेकिन नए प्लान में मरीन हॉलीवुड फिल्मों जैसे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आलोचकों का कहना है कि मरीन कोर में आने वाले परिवर्तनों का सबसे बड़ा असर इन सैनिकों को जरूरत पड़ने पर कहीं भी तैनात किए जाने की भूमिका पर पड़ेगा, क्योंकि अब मरीन कोर का मुख्य फोकस चीन और इंडो पैसिफिक हो जाएगा। अब अगर हम आपको इस प्लान के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बताएं तो इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, पैदल फौज में कटौती। दूसरा, कुछ बटालियन खत्म किए जाएंगे। तीसरा, तोप खाने की करीब 75% तोपों को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम से बदला जाएगा। चौथा, कई हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बंद किए जाएंगे। पांचवा, अब मरीन कोर के पास कोई टैंक नहीं होंगे। छठा, नए हथियारों पर 15.8 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। अब इन सब के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि आखिर इन सब के पैसे आएंगे कहां से, या फिर इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से। तो दोस्तों, ये पैसे मरीन कोर के खर्च में की जा रही 18.2 अरब अमेरिकी डॉलर की कटौती से ही फंड होगा। नए रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के अलावा नया एंटी शिपिंग मिसाइल भी तैनात किए जाएंगे, जो जमीन या ड्रोन से फायर किए जा सकते हैं। कोशिश अमेरिकी सेना को ऐसे युद्ध के लिए तैयार करना है जो यूक्रेन की जंग जैसा हो सकता है। फोर्स डिजाइन 2030 का फोकस बड़ी यूनिटों को छोटा करना और उन्हें छोटे छोटे महाद्वीपों पर लड़ना सिखाना है। योजना यही है कि ये छोटे यूनिट ज्यादा बड़े इलाके में कम समय के भीतर युद्ध में हिस्सा लें। मरीन की जहां भी जरूरत होगी वे जाएंगे और नई पॉलिसी से ये कतई प्रभावित नहीं होगा। अगर मरीन के भविष्य की जंग की चुनौतियों के लिए तैयार करना है तो परिवर्तन जरूरी है। सबसे ज्यादा आलोचना टैंकों को मरीन कोर से पूरी तरह से हटा देने पर हो रही है, जिनमें से एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि अब भी मरीन कोर के पास एनफ बख्तरबंद वाहन है, बस भारी भरकम टैंक ही हटाए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी भी इलाके में भीतर तक हमला कर सके, वो भी तेज गति और बेहतर फायर पावर के साथ। अब तक मरीन्स इस काम के लिए हवाई हमलों का इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन अब मरीन्स के पास परंपरागत आर्टिलरी के अलावा मिसाइलों का जखीरा होगा, जो घातक होने के साथ साथ उनके रेंज को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी इन दोनों के होने वाले युद्ध की, लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर कभी यह हुआ तो इससे दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संभावित युद्ध का भारत और दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा। यह सिनेरियो एक भू राजनीतिक उथल पुथल पैदा करेगा, क्योंकि दो सबसे प्रमुख राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी होंगे। शुरुआत के लिए इस तरह के युद्ध का ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से दो हैं, और उनके बीच कोई भी संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करेगा। दोनों देश भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं, और उनके आर्थिक संबंधों में किसी भी तरह की गड़बड़ी का भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्गामी परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किसी भी तरह के संघर्ष से चीनी इंपोर्ट्स में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि चीन को भारत का एक्सपोर्ट घटेगा, जिससे राजस्व में गिरावट आएगी। दूसरे, चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत पहले से ही एक जटिल सुरक्षा स्थिति से निपट रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव भी शामिल है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ता है तो भारत को दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक नेविगेट करना होगा। भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन यह चीन के साथ एक सीमा भी साझा करता है और देश के साथ लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद है। दोनों देशों के बीच कोई भी सैन्य संघर्ष भारत की सुरक्षा को प्रभावित करेगा, और भारत को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध के वाइडर जियोपॉलिटिकल प्रभाव होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और चीन के साथ किसी भी संघर्ष का पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। भारत भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, और जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई देशों के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है। इस क्षेत्र में कोई भी संघर्ष इन देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करेगा और इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव ला सकता है। इसके अलावा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक युद्ध वैश्विक हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है, क्योंकि दोनों राष्ट्र अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने सैन्य खर्चे में वृद्धि कर सकते हैं। भारत हाल के वर्षों में पहले से ही अपने रक्षा खर्च में वृद्धि कर रहा है, और हथियारों की होड़ में किसी भी तरह की वृद्धि से भारत के फाइनेंस पर एक महत्वपूर्ण दबाव पड़ेगा। अंत में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध के महत्वपूर्ण मानवीय परिणाम होंगे। किसी भी संघर्ष के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा और इससे मानवीय संकट पैदा हो सकता है। भारत में एक महत्वपूर्ण शरणार्थी आबादी है और संभवतः संघर्ष से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।